हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 24 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से, जिनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कल 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे 2023 मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश की पहली लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दलाई लामा ने बोधगया में पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जिसको शॉर्ट फॉर्म में IONS कहते हैं, में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 दिसंबर तक थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने टेलीकॉम बिल 2023 पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कवयित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किताब सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट को भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक यानी कि AMFFI रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये थे कुछ आज के हेडलाइंस। अब इनको एक एक करके हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कल 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि जो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्मदिन के जयंती के उपलक्ष्य में ये किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो उन्होंने किसान हितैषी नीतियाँ लाई थी और किसानों के कल्याण की दिशा में काफ़ी काम किए थे और खुद भी एक किसानों के परिवार किसान बैकग्राउंड से थे, तो किसानों की समस्या और स्थिति को काफ़ी अच्छे से जानते थे और इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए। और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और ये दिवस समाज में किसानों के योगदान और देश में के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्व को समझने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। और इसके अलावा सरकार का उद्देश्य कृषि पर वाद विवाद और तथा सेमिनार जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके देश भर के किसानों को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। और ये कल 23 दिसंबर को पूरे देश में मनाया गया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश की पहली लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह अभी जबलपुर जिले के पाटन और सिहोरा की अदालतों में शामिल किया गया है। यानी कि अभी पूरे एमपी पूरे राज्य में नहीं है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह जबलपुर के दो जिला अदालतों पाटन और सिरोहा की अदालतों में से शामिल किया गया। पाटन और सिरोहा के बाद जल्दी ही इसे प्रदेश की सभी निचली अदालतों में सुनवाई लाइव होगी, यानी पूरे प्रदेश में से धीरे धीरे लागू किया जाएगा। और देश में पहली बार किसी राज्य के हाई कोर्ट में सभी जिला अदालतों की लाइव व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा इसका जो डेटा सेंटर कंट्रोल रूम है वो भी जबलपुर में ही बनाया गया है। और इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को एमपी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें ये हैं एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में दलाई लामा ने बोधगया में पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया। बोधगया वही स्थान है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को 2000 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी यहीं भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, यहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा तिब्बत के सुप्रीम लीडर है, यानी कि सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता होते हैं दलाई लामा।
और इस कार्यक्रम में बौद्ध धर्म के गहन भिक्षुओं को लेकर, गहन शिक्षाओं को लेकर भिक्षुओं, ननों, भिक्षु विद्वानों के बीच चर्चा की गई। और इस कार्यक्रम में भारत, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, नेपाल, वियतनाम, ताइवान, रूस, मंगोलिया, जापान और साउथ कोरिया समेत 33 देशों के 2500 से ज़्यादा बौद्ध विद्वान शामिल हुए थे। और ये अपना 20 से लेकर 23 दिसंबर तक बोधगया में आयोजित किया गया था। और दलाई लामा ने यहाँ पर आके अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया। आज का नेक्स्ट अपडेट है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IONS में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2023 तक थाईलैंड को बैंकॉक में किया गया था। अब ये क्या होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हिंद महासागर संगोष्ठी, नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS में प्रमुख नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2023 तक किया गया था। और IONS 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन रॉयल थाई नेवी द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इस सम्मेलन में साउथ कोरिया को नौसेना के एक नए पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। और अब जो IONS में सदस्यों की संख्या है वो 34 हो गई है, जिसमें 25 सदस्य हैं और 9 देश पर्यवेक्षक हैं। और ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS क्या चीज़ है, तो ये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों के बीच द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है। यानी कि इसमें जो भी हिंद महासागर, इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है। और जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और ये हाल ही में 19 से 22 दिसंबर तक थाईलैंड के बैंकॉक में। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर शीर्ष हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह यूनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बना है, यानी कि ये फर्स्ट है जिसको ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 ये सब क्यों मिला है, तो ये इसकी वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इसको मिला हुआ है, क्योंकि इसका इंटीरियर जो है काफ़ी दिखने में खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, ये है वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट। और प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार की बात करें तो इसे यूनेस्को द्वारा ही दिया जाता है। और यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि खास वास्तुकला डिजाइन के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और प्रिक्स वर्सेल 2023 विश्व जज पैनल का नेतृत्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एली साहब ने किया था। और इस एयरपोर्ट की बात करें तो 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाला था। ये पहला चरण इसका पूरा हुआ है, जो कि 2.5 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया है। और सालाना 25 मिलियन यात्रियों की कैपेसिटी है इसकी। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में पार्लियामेंट ने टेलीकॉम बिल 2023 को पारित किया है। काफ़ी चर्चाएं हैं इस बिल की, तो आज थोड़ी चर्चा हम भी कर लेते हैं इसके ऊपर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 21 दिसंबर को राज्यसभा ने टेलीकॉम बिल 2023 को पारित किया है। ये 21 दिसंबर नहीं, 21 दिसंबर होना चाहिए, 1 दिसंबर नहीं होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये एक्चुअली बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक से 1 दिसंबर लिखा हुआ पे, यार ये 21 दिसंबर है, यानी गुरुवार को राज्यसभा में टेलीकॉम बिल 2023 को पारित किया है। और इस विधेयक से फर्जी सिम लेने पर 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया इसमें। और इसके अलावा ये बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा, यानी इन दोनों एक्ट्स को ये रिप्लेस कर देगा। अब इन दोनों एक्ट की जगह एक ही टेलीकॉम एक्ट 2023 ही रहेगा। इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ही कंट्रोल करता था। अब इस बिल के कुछ प्रावधानों की बात करें तो इसमें यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर करने, मैनेजमेंट करने और इसको सस्पेंड करने की परमिशन देता है। और इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क और पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। और इसके साथ ही ये बिल ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।
और इसके अलावा इसके अंदर एक और है कि अगर आपको कोई नई सिम लेनी है तो इसके लिए आप बायोमेट्रिक की पहचान करना अनिवार्य हो। यानी कि आप जैसे कोई पहले अब तक क्या होता था कि आप आधार कार्ड दिखाए जो तो सिम मिल जाती थी, अब क्या है कि आपको बायोमेट्रिक अनिवार्य हो, आपको फिंगरप्रिंट, रेटिना वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सिम जारी की जाएगी। और इस बिल के नए प्रावधान के अनुसार कंज्यूमर को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेना अनिवार्य होगा। यानी कि जैसे आज क्या कंपनियां अपनी किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का आपके पास मैसेज से अपना एडवर्टीजमेंट करती है, तो अब इस नए बिल के में एक ऐसा प्रावधान किया कि जिससे आपको कंज्यूमर की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसे मैसेज कर पाएंगे। तो ये सब प्रावधान है इस बिल में। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो आज के वीडियो में यूनेस्को की काफ़ी चर्चा है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यूनेस्को ने पंजाब में रामबाग गेट और प्राचीरों के शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता का पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इसके अलावा केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर स्थित कणिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफैनी, मुंबई के डेविड सैलून लाइब्रेरी और रीडिंग रूम और नई दिल्ली के बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट यानी कि योग्यता का पुरस्कार दिया गया है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में हुई थी। और इसका भी जो महानिदेशक हैं वह हैं ऑड्रे अजोले। और इसका जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रदेश यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में कवित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किताब जिसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में कवित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किताब सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। और ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6वां एडिशन था। इस अवार्ड समारोह में सुकृता पॉल को अवार्ड के साथ $10,000 और उनके साहित्य में योगदान के लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को उनके सामाजिक कल्याण में दिए गए योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक जिनका नाम है पीटर बुंडालो ने द्वारा शुरू किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकार के लिए किए गए काम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और पिछले साल ये अवार्ड पत्रकार लेखक राज कमल झा को उनकी नोवेल द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया था। तो ये जो बीच में जो अवार्ड ले रही हैं ये हैं कवित्री सुकृता पॉल कुमार, और इनकी किताब आई थी हाल में सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम, जिनके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट को भारतीय शतरंज खिलाड़ी टी योगेश ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजू गुकेश ने जीत लिया है। जो डी गुकेश है, इनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। और इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस टूर्नामेंट में गुकेश ने 21 दिसंबर 2023 को पेंटारा हरिकृष्णा, ये भी इंडियन प्लेयर है, को ड्रॉ पर रोककर खिताब जीता। और अर्जुन और गुकेश दोनों ही इस टूर्नामेंट में 7 में से 4.5 अंकों पर समाप्त किया। दोनों ने इस टूर्नामेंट को 7 में से 4.5 अंकों पर समाप्त किया है। तो ये फोटो में देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड है ये है डी गुकेश। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक यानी कि AMFFFI रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो AMFFFI की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो इस इंडेक्स की बात करें
तो इस वार्षिक रैंकिंग में 94 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, और जबकि उत्तर प्रदेश 92 के स्कोर पर दूसरे स्थान पर है। यानी कि आंध्र प्रदेश को 100 में से इसमें 94 का स्कोर मिला है, जबकि यूपी को 92 स्कोर इसमें मिला है। यह रैंकिंग प्रत्यक्ष कृषि विपणन, ई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, एकल एकीकृत लाइसेंस, बाजार शुल्क का युक्तिकरण, आढ़तियों के कमीशन का युक्तिकरण, ई नैम मॉड्यूल, ई नैम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और इसके अलावा फलों और सब्जियों को नियंत्रण मुक्त करना और छूट देना जैसे मापदंडों पर आधारित है। यानी कि इतने सारे मापदंड होते हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, और इसके हिसाब से स्टेट को इसकी रैंकिंग दी जाती है। इस सूचकांक में न्यूनतम अंक 0 दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई सुधार नहीं हुआ, और अधिकतम 100 दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार हुआ है। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष इसके हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और इनको जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा चुना जाता है, यानी कि पीएम के द्वारा चुना जाता है। स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो बस यही थी आज की अपडेट। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.